चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हीट, ऊष्मा। चलो, क्या? हाँ, कल क्लास हुई थी। चलो भाई, जय हिंद। जय जय बोलते, जय हिंद। सर, अयोध्या में भी बारिश हो रही है। अयोध्या में बारिश नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, तो देखो भाई, या हीट ना करें तो कौन सा करें? मैं कोई चैप्टर, मेरे को आज समझ नहीं आ रहा कौन सा नया चैप्टर कराऊं इनको। वेव्स वेव्स कराए क्या हमने? मुझे बताओ, इनमें से अभी हमारे देखो जो चैप्टर रहते हैं, वेव्स रहता है, शायद फ्लूइड रहता है, मॉडर्न फिजिक्स रहती है ना। बहुत सारे चैप्टर रहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रहता है। मैं सोच रहा हूँ इनमें से कोई उठा लो फिर। हीट भी कर सकते थे, बट आज आज फ्लूइड ले लेते हैं। फ्लूइड करते हैं आज। फ्लूइड्स, द्रव, ये चैप्टर उठाते हैं। देखो, फ्लूइड्स के चैप्टर में कुछ टॉपिक्स में है, नाम लिख रहा हूँ। एक है जैसे प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर, तरल दाब। फिर पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ। फिर है बर्नौलीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, विस्कोसिटी, श्यानता, टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग, और फ्लूइड में क्या होगा। फ्लूइड के चैप्टर में और तो कोई खास चीज इसमें बचेगी नहीं, सोच लेता हूँ फिर भी। प्रेशर, विस्कोसिटी, टॉर्रिसली करा देता हूँ। टॉर्रिसली काम की चीज है। और बैरोमीटर का फंक्शन हम यहाँ समझ ही लेंगे, तो टॉर्रिसली और बैरोमीटर साथ कर लेंगे। इन दोनों टॉपिक्स को बैक टू बैक करेंगे एक साथ, ठीक है। और कुछ इसमें कराना है, गहराई पर जाने से प्रेशर हो जाएगा, वेंचुरीमीटर वहीं और बर्नौली में हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला पार्ट, द प्रेशर। हिंदी में हम इसे बोलते हैं दाब। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 154, 163 और 172। एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया। एक ने बोला 110, 111, 112, 115, 117, 121, ये लिख लिया मैंने। ओके, तो हीट वेव्स, ऑप्टिक्स वगैरह, ठीक है। ओके, चलो भाई, बच्चों के सजेशन आ रहे हैं कौन कौन से चैप्टर हो सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें देखो, प्रेशर, दाब। तो प्रेशर होता है फोर्स बटे में एरिया। हिंदी में हम इसे बोलते हैं बल बटे क्षेत्रफल। अब मान लीजिए जैसे ये एक टेबल है, ये एक टेबल है। अभी टेबल जमीन पर रखी है। अब इसके ऊपर कोई बच्चा बैठ गया, तो बच्चे का बोझ है, टेबल का भी बोझ है, पूरा इस सब का जो वजन है वो वजन पड़ रहा है नीचे जमीन पे। अब यहाँ पे रेत में, अगर नीचे रेत होती तो टेबल उसमें धंस जाता। फर्श है तो चलो उसमें धंसेगा नहीं, लेकिन फोर्स तो लगेगा। तो जो भी फोर्स इसने नीचे लगाया, वो कितने एरिया पर लगाया, वो एरिया मैं यहाँ देखूंगा। और वो कितना फोर्स लगाया, वो फोर्स इस टेबल का और इस बच्चे का सबका वजन मिला के कितना नीचे बल लगाता है वो देखूंगा, वो मैं यहाँ रखूंगा। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए पूरा टेबल और बच्चे का सबका वजन ले लेता हूँ 100 किलोग्राम। बड़ी भारी टेबल है। बच्चा मान लीजिए 10-12 किलो का है, बाकी टेबल का वजन है। और उसके ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, ग्रेविटी, वो लग रही है जैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो ऐसे में इस टेबल का जो वेट होगा, इसका जो भार होगा, यही फोर्स है, एक तरह का बल है, वो होगा mg। mg का मतलब फिर 980 न्यूटन इसका वेट हो गया। तो वो ऊपर जो फोर्स है उसकी जगह मैं लिख दूंगा 980 न्यूटन। नीचे जो एरिया है, वो एरिया क्या मैं पूरा इतना बड़ा फर्श का जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया लूंगा,
नहीं, मैं एरिया लूंगा सिर्फ वो जितना क्षेत्रफल नीचे कांटेक्ट में है। तो टेबल को अगर उल्टा कर देते तो टेबल की टांग के ऐसे ये जो एरिया मिलता है ऐसे, तो टेबल की 4 टांगे ऐसी उल्टी आपको दिख रही होती, तो टांगों का ये एरिया जो जमीन को टच हुआ है इतना सा ये एरिया लिया जाएगा। तो एक टांग का एरिया भी अगर मान लीजिए 0.02 मीटर स्क्वायर्ड है, तो कुल मिला के यहाँ पर जो एरिया लिखा जाएगा वो 0.08 लिखा जाएगा, क्योंकि वो 4 टांगों का है। तो कुल मिला के टोटल फोर्स और टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल, वो हम देखेंगे, वो जो भी आएगा वो आएगा प्रेशर ऑन द ग्राउंड, कि जमीन पर लगा हुआ दाब। अब प्रेशर की आपसे यूनिट पूछेगा, उसका मात्रक, उसकी इकाई, तो आपकी यूनिट है पास्कल, पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फोर्स की यूनिट है न्यूटन, न्यूटन उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने फिजिक्स में न्यूटन पहले पढ़ा फोर्स, और पास्कल बाद में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जो लोग थे न्यूटन और पास्कल, जो इंसान थे साइंटिस्ट लोग, उनमें पास्कल पहले आया था और न्यूटन उसके बाद आया था। तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि पहले पैदा कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ, पास्कल वाज अ मैथमेटिशियन, ये गणितज्ञ था, और ये न्यूटन से बहुत पहले अपने कुछ रूल्स वगैरह बना चुका है, जिनमें से कुछ पॉपुलर है पास्कल्स ट्रायंगल, पास्कल्स वेजर, जो भगवान की प्रेजेंस के बारे में भी सवाल कुछ उठाए पास्कल ने। न्यूटन ने बाद में पास्कल्स ट्रायंगल और पास्कल की ही बर्नौली वो बाइनोमियल थ्योरम को अपने और इम्प्रूव करके सुधारा। बट एनीवे, सो नाउ यू हैव एन आइडिया कि पास्कल नाम का एक आदमी था, और उसके सम्मान में फिर आज के दिन हमने ये यूनिट रखी हुई है पीए, पास्कल, जो प्रेशर की यूनिट है। तो प्रेशर की यूनिट पास्कल, फोर्स की यूनिट न्यूटन। यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, आसान सा सवाल बनेगा, या तो प्रेशर का फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर आपसे ऐसे बोल देगा कुछ जो पॉपुलर एग्जांपल्स है, जैसे चक्कू, कोई नाइफ, या फिर कोई सुई, नीडल, उसमें कहेगा कि सुई पैनी होती है तो आराम से चुभ जाती है, ऐसा क्यों? चक्कू पैना होता है तो काट देता है, ऐसा क्यों? पैना नहीं होगा तो काट नहीं पाएगा। तो उसका रीजन ये है, जितना ज्यादा पैना होगा उतना एरिया कम होगा। अब मान लीजिए नीचे से टेबल की टांगे मोटी मोटी ना बना के तारों की टांग होती पतली पतली, तो एरिया नीचे कम होता। ये जो क्षेत्रफल है, जो हमने टेबल को उल्टा करके देखा, ये एरिया बहुत ही कम होता टेबल का, है ना। तो एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो ये चुभ जाएगा नीचे उसमें। तो किसी भी चीज का काटना, चीरना, फाड़ना, चुभना, ये सारी जो चीजें हैं, ये फोर्स नहीं करवाता है, ये प्रेशर करवाता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना आराम से चीजों को काट सकते हैं। तो टमाटर से, तो चक्कू से टमाटर को काटना है, और चक्कू ही ब्लंट है, आगे से बिल्कुल फ्लैट है, तो नहीं काटेगा, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। पैना होता है तो काट देगा। यहाँ से एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर सुई आगे से पैनी होती है तो उससे गुब्बारा फोड़ना आसान होता है, ऐसा क्यों? तो उसका जो सही आंसर था वो ये था, क्योंकि सुई अगर आगे से पैनी होगी तो एरिया होगा कम, प्रेशर होगा ज्यादा, प्रेशर ज्यादा होगा तो आराम से चुभेगी, और चुभेगी तो गुब्बारा फूट जाएगा। कोइंसिडेंटली, आयरोनिकली, एसएससी ने उसका आंसर गलत दिया हुआ था, बाद में फिर उसने इम्प्रूवमेंट करके उसका सही आंसर किया है। और एसएससी आपसे फिर अपने आंसर के हक में 1 नंबर लेने के लिए आपसे 100 रुपये लेती है पर क्वेश्चन। तो देश में हजारों लाखों स्टूडेंट्स ने अपना उस 1 नंबर के लिए 100 रुपये दिए होंगे, और बाद में एसएससी ने आपको 1 नंबर दे दिया, अपनी गलती की वजह से वो आपसे 100 रुपये लेती है। पर ऐसा होता है, पर कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं। एक प्रेशर का आपको बेसिक सा आइडिया आ गया। यहीं से एक और क्वेश्चन, कि रेगिस्तान में अगर आपको कोई गाड़ी चलानी है तो गाड़ी के टायर रेत में धंस जाते हैं, उससे बचने के लिए गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी जाती है, ऐसा क्यों? तो आप कहेंगे क्योंकि गाड़ी के टायर के हवा निकाल देने से टायर थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, और अगर वो फ्लैट होगा तो एरिया बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो प्रेशर होता है फोर्स बटे एरिया। जब हवा निकाल देंगे तो एरिया हो जाएगा ज्यादा, प्रेशर हो जाएगा कम, और ऐसे में अब वो टायर उसमें चुभेगा नहीं, रेत में धंसेगा नहीं, और इससे गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो वहां कहीं कहीं हवा निकाल देना ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि अगर रेगिस्तान के अंदर कोई ऊंट चल रहा है तो ऊंट के पैर ऐसे होता है, इस तरह से,
नीचे बड़ा फ्लैट फुट होता है उसका, बहुत ही फ्लैट, तो वो आराम से रेगिस्तान में चल सकता है। लेकिन अगर वहीं घोड़े होते तो घोड़े के तो खुर ऐसे होते हैं, वो इतने फ्लैट नहीं होते हैं जितने ऊंट के हैं। तो हॉर्स को रेगिस्तान में भागने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन कैमल को, ऊंट को रेगिस्तान में चलने में आसानी होती है। ऐसा क्यों? तो आपका वहां पर आंसर होगा कि कैमल के नीचे एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम है तो धंसेगा नहीं। घोड़े के पैरों के नीचे एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा है, वो धंस जाते हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है। ठीक है, एक ये वाली चीज हो गई। अब फ्लूइड प्रेशर यानी द्रव भी दाब लगाता है, फ्लूइड्स भी प्रेशर लगाते हैं। तो यहाँ पर फ्लूइड का अर्थ क्या है पहले ये समझते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है या तो कोई लिक्विड या कोई गैस। तो दोनों लिक्विड और गैस, तरल तथा गैस, दोनों को ही द्रव कहा जाता है। हर वो चीज फ्लूइड होती है जो फ्लो कर सकती है। जो फ्लो करती है वो फ्लूइड है, जो बहती है वो द्रव है। तो बहती है, उसमें बहना होना चाहिए। पानी भी बहता है, हवा भी बहती है, तो दोनों ही हमारे लिए फ्लूइड होते हैं। तो दुनिया के सभी फ्लूइड भी कुछ प्रेशर लगाते हैं। जैसे एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे के अंदर कुछ हवा भरी हुई है, तो हवा के जो कण हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो अंदर ही अंदर वाइब्रेट करते रहते हैं और वो फोर्स लगाते हैं इस गुब्बारे की दीवारों पर। जितना ज्यादा वो अंदर ही अंदर इस गुब्बारे की दीवार पे फोर्स लगाएंगे, गुब्बारा फूल कर उतना बड़ा हो जाएगा। अगर इस गुब्बारे को मैं ठंडा कर दूं, फ्रिज में रख दूं, तो ठंडा करूंगा तो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा जल्दी जल्दी वाइब्रेट नहीं करेंगे, बहुत कम मूव करेंगे, थोड़े से सिकुड़ जाएगा, फिर गुब्बारा छोटा हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स यानी अणु कितना ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, उसी पर निर्भर करता है बेसिकली यहाँ पर किसी लिक्विड का प्रेशर। तो लिक्विड प्रेशर जितना ज्यादा होता है, उतना ज्यादा इसकी दीवारों पर फोर्स लगता है, ये मान लीजिए उतने ही एरिया के ऊपर। तो मॉलिक्यूल्स जब टकराते हैं तो इसके दीवारों पर अंदर ही अंदर से फोर्स लगाते हैं। अभी जब मैं इस कमरे में खड़ा हूं तो यहाँ भी हवा है, और हवा के मॉलिक्यूल यहाँ भी दाएं बाएं वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वो मेरी स्किन से भी टकरा रहे हैं, कुछ दीवारों से टकरा रहे हैं, कुछ छत से टकरा रहे हैं। तो इस कमरे पर, मेरे शरीर पर भी हवा का प्रेशर लगता है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लूइड प्रेशर, द्रव के द्वारा लगाया गया दाब। अब फ्लूइड प्रेशर अक्सर कितना होता है उसके बारे में एक हमें फॉर्मूला समझना है। वो फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक बहुत ही गहरा कुआं है, इस कुएं में पानी है, और इस पानी के अंदर यहाँ आप चले गए हैं। तो अब आपके ऊपर चारों तरफ से ये जो फ्लूइड है ये प्रेशर लगाएगा, ये दाब लगाएगा, और ये प्रेशर ना सिर्फ आपको ऊपर से दबाएगा बल्कि आपको नीचे से उठाएगा भी। ये इधर से धक्का मारेगा, इधर से धक्का मारेगा। तो हम बोलते हैं कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। दाब एक अदिश राशि है, लेकिन प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दाब की वजह से लगने वाला बल एक सदिश राशि है। तो जब मैं ये तीर के निशान बनाता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं प्रेशर की दिशा बता रहा हूं। इसका मतलब बस इतना ही है कि मैं उसके द्वारा लगाए गए फोर्स की दिशा बता रहा हूं। आई एम टेलिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर को हम हिंदी में बोलते हैं दाब, फोर्स को हम बोलते हैं बल। और इसमें एरिया जो क्षेत्रफल है, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, यह भी एक सदिश राशि है। तो क्षेत्रफल ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो असल में जब मैं फॉर्मूला ऐसे लिखता हूं, P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ये उतना अच्छा फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आप किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते। तो सदिश राशि को दूसरी सदिश राशि से भाग देना अलाउड नहीं है। तो ऐसे फॉर्मूला लिखना भी अच्छी बात नहीं है। हमें ये ऐसे लिखना चाहिए, प्रेशर गुणा में एरिया इज इक्वल टू फोर्स। अब सही है, अब ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। एरिया वेक्टर है सदिश राशि, फोर्स वेक्टर है सदिश राशि, और प्रेशर स्केलर अदिश है। और यहाँ से अब मुझे ये भी पता चल गया कि जो दिशा एरिया की होती है वही दिशा फोर्स की होती है। अब एरिया की दिशा क्या होती है वो समझते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई डस्टर है, मैं जानना चाहता हूँ इस डस्टर का ये जो सरफेस है, ये सतह, इस सतह का दिशा, डायरेक्शन क्या है। तो हम उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसी रेखा के साथ, एक ऐसी लाइन से जो लाइन उसके परपेंडिकुलर निकल रही हो, लंबवत निकलती हो उस सतह के। तो यहां से जैसे मार्कर जिस दिशा में है, ये डायरेक्शन है इस सरफेस की, इसकी दिशा ये बोली जाती है, या फिर अंदर भी दी जा सकती है। ऐसे ही डस्टर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसकी डायरेक्शन होती है ये। डस्टर का जो ये वाला हिस्सा है, उसकी डायरेक्शन है ये, इसकी डायरेक्शन ये। तो जो दिशा होती है वो हमेशा सतह के लंबवत होती है। डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड की मुझे दिशा बतानी है, तो बोर्ड की दिशा इससे बाहर की तरफ, कैमरे की तरफ निकल कर आ रही है। तो ये है द डायरेक्शन ऑफ बोर्ड। बोर्ड की दिशा ये है। वहीं इस बोर्ड को हटा के मैं उस दीवार पे टांग दूं तो बोर्ड की डायरेक्शन बदल गई है। तो मैं कहूंगा कि पहले बोर्ड इस दिशा में था, उसके बाद वो बोर्ड इस दिशा में हो गया है। तो किसी भी एरिया की डायरेक्शन हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इसीलिए आपका शरीर भी जब इस लिक्विड में होगा तो आपके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो हर वक्त आपके शरीर के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल पे। तो जैसे अगर मैं इस डस्टर को किसी लिक्विड में डुबा दूं, तो ये है डस्टर, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ऊपर से इसको दबा रहा होगा क्योंकि वो सतह के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर। नीचे से वो फोर्स इसको उठा रहा होगा, ऐसे ही आगे से ये फोर्स इसको धक्का मार रहा होगा, पीछे से भी फोर्स इसको ऐसे धक्का मार रहा होगा, दाएं से ये फोर्स इसको पिचका रहा होगा, बाएं से भी ये फोर्स पिचका रहा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर के द्वारा लगने वाला जो बल होता है, जो फोर्स होता है, वो उस मटेरियल को प्रेस करता है, चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं से क्रश करके छोटा करने की कोशिश करता है। हर तरफ से वो सतह के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स की दिशा किसी फ्लूइड प्रेशर की वजह से, द्रव के द्वारा लगे गए दाब से जो फोर्स होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सतह के लंबवत है। अब मान लीजिए डस्टर का कोई शेप ऐसा होता, ऐसी शेप का कोई डस्टर होता, तो मैं कहता कि यहाँ से प्रेशर इधर लगेगा, यहाँ से प्रेशर इधर लगेगा, यहाँ से प्रेशर ऊपर लगेगा, यहाँ और यहाँ से इधर लगेगा। अभी जो घुमावदार हिस्सा है, यहाँ जो प्रेशर से लगने वाला फोर्स है वो ऐसे आएगा, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऐसे। तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब तक वो लिक्विड स्टेबल है तब तक तो यही रहेगा। ठीक है, नथिंग स्ट्रेंज ओवर हियर। अब इससे मिलता जुलता एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये कोई एक आदमी है, ये अपने बेड पर आराम से लेटा हुआ है, इतने में इसका बेटा आ गया, एक पापा की छाती पे आके बैठ गया। फिर आदमी आराम से बैठा हुआ था, एकदम से ओ, छाती पे बच्चा कूद के बैठ गया। तो होगा क्या, बच्चे के शरीर से जो फोर्स लगा है वो उसकी छाती को ऊपर से दबा रहा है। अब अर्ज कीजिए कि ये बेड पर नहीं लेटा था, ये एक ऊंची बिल्डिंग से गिर रहा था, फॉलिंग, फॉल की स्टेट में है। तो ये आदमी है, उसके ऊपर बच्चा है, तो ये आदमी, इसके ऊपर बच्चा, दोनों के दोनों गिर रहे हैं। तो बच्चा तो ऊपर से फोर्स लगा रहा है लेकिन वो उस आदमी को क्रश नहीं कर पा रहा है क्योंकि नीचे कुछ है नहीं सपोर्ट के लिए। लेकिन असल में सच में वो अगर अपने बेड पर लेटा होता तो नीचे एक सपोर्ट है, तो ऊपर से बच्चा दबा रहा है और नीचे से बेड उसकी कमर दबा रहा है, तो दोनों तरफ से उसकी छाती पिचकेगी और बच्चे के छाती पे बैठने के बाद आदमी को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सांस आप तभी तो लेते हैं जब आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशियां, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब के साथ लगी हैं, आपका डायफ्राम और आपकी एब्डोमिनल मसल्स जब वायुमंडल से हवा को अंदर खींचती हैं, तो आपकी छाती फूले, सांस अंदर गया, फिर आपने सांस छोड़ा और इतने में बच्चा बैठ गया। अब छाती फुलाने के लिए आपके शरीर में उतनी जान नहीं है कि बच्चे के बोझ को सह सके, तो आप सांस नहीं ले पाओगे। आप कहोगे बेटा बीच साइड में हो जाओ, पापा को सांस नहीं आ रहा है। वैसा ही काम इस लिक्विड में भी हो सकता है। आप इस कुएं में इतनी गहराई में चले गए कि बाहर से प्रेशर इतना आ गया कि अब आप सांस ही ना ले पाए। तो आपने बेशक अपने मुंह में एक स्नॉर्कल ले रखी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद ले रहे हो, लेकिन हवा का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि आप सांस ही ना ले पाए, तो उसके लिए हमेशा एडवाइस ये किया जाता है कि आप ज्यादा गहराई में ना जाएं। अब पानी में
एक रूल होता है कि अगर आप 10.3 मीटर की गहराई पर चले गए या उससे ज्यादा, तो बिना एक्सटर्नल एड के, किसी बाह्य सहायता के बिना आप सांस ले ही नहीं सकते। ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। ठीक है। एनीवे, अब वो 10.3 मीटर कहां से आया, ये चीज हम धीरे धीरे आगे चल के समझ लेंगे, नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर वहीं पानी की जगह पर ये मर्क्यूरी होता, यानी पारा, उसमें 10.3 मीटर भी नहीं लेता, ये होता 760 मिलीमीटर। केवल 760 मिलीमीटर की ही गहराई में अगर आदमी को डुबा दें तो भी सांस नहीं ले सकता, असंभव है, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है। ठीक है। तो प्रेशर कितनी गहराई पर उतना हो जाए कि सांस लेना भी नामुमकिन हो जाए, असंभव मतलब असंभव ही है। तो वो ये कुछ मिनिमम वैल्यूज हैं। अभी वैल्यूज कहाँ से आई हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। ये वैल्यूज आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट यू शुड नो कि लिक्विड का प्रेशर चारों तरफ से क्रश कर देता है। तब अगर इसके अंदर मैंने कोई पानी की बोतल घुसा दी होती तो बाहर से प्रेशर भी इतना हो जाता कि बोतल को पूरी तरह से क्रश कर देता। अगर वो बोतल स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है क्रश ना हो पाए। इसीलिए गहराई में जाने वाली जो पनडुब्बियां होती हैं वो बहुत ही ऊंचे प्रेशर को सहने के लिए बनाई जाती हैं। उसका डिजाइन ऐसा किया जाता है ताकि खूब सारा वो प्रेशर सह सके। और ज्यादा गहराई में जाएंगे तो फिर वो प्रेशर नहीं सहेगी तो पनडुब्बी भी फट सकती है, उसके अंदर सभी लोग क्रश होकर मर सकते हैं। तो फ्लूइड प्रेशर का एक बेसिक सा मैंने आपको यहाँ पर आइडिया दिया। अब इसका फॉर्मूला ये है जल की सतह, ये है आदमी, ये है पानी का बॉटम। आदमी से ऊपर ये जो ऊंचाई है एच मतलब अभी आदमी से ऊपर कितना पानी है, और आदमी के नीचे ये जो गहराई है डी का मतलब आदमी के नीचे कितना पानी है। ये बोलते हैं सर टाइम 10 बजे से बता रहा था, यहाँ 20 मिनट हो गए। 10 बजे से बता रहे टाइम। दोनों बैचेज में बच्चे बोल रहे हैं धोखा हुआ है, 10 AM लिखा था। फरा बोल रही है सर टाइम 10 बजे से बता रहा है। ये एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर क्लास 11 बजे से कब तक है। 11 बजे से नहीं है, 11 बजे तक है। हाँ, लव यू सर जी, लव यू भाई। 4 साइड से प्रेशर लगने पर आदमी ऊपर क्यों आ जाता है उसके बारे में बात करेंगे अभी, वो मैं बताऊंगा। टाइमिंग क्या डाल रखी है, 9:30 डाल रखी है ना, 9:30 ही डाल रखी है भाई टाइम तो। ओके, सोमा बोलते हैं नहीं सर 9:30 से ही था। ठीक है। और दूसरे बैच में दोनों में 9:30 डाला हुआ है ना, ठीक है। ओके, तो देखो, तो यहां से यहां तक आपके ऊपर कितना पानी है उसकी ऊंचाई है एच, और आपके नीचे कितना पानी है उसकी गहराई है डी। तो अब नीचे जो भी पानी आपके दब गया वो आपके शरीर पर लगने वाला प्रेशर डिसाइड नहीं करता है कि आपके ऊपर कितना प्रेशर लग गया, वो इस गहराई से निर्धारित नहीं होगा। आपके ऊपर कितना पानी है सिर्फ वही प्रेशर को डिसाइड करेगा। अब ऐसा क्यों है हम उसका एक अंदाजा ले लेते हैं। देखो, मान लीजिए एक कुआं है और यहां पर ढेर सारे लोग हैं और आप जलियांवाला बाग में खड़े हैं। सन 1913 हादसा होने वाला है, जनरल डायर ने आया, गोलियां मारी, तो लोग कूद कूद कर इस कुएं में अपनी जान बचाने के लिए जाने लगे। ठीक है। तो अमृतसर 1913 था 1919 था, 1919 था ना जलियांवाला बाग कांड, 1919 ना कि 1913, 13 अप्रैल 1919। हिस्ट्री चेक करना एक बार, देखना भाई नेट पे। ओके, तो लोग कूदने लगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। अब तुम्हारा नंबर आ गया, इतने में तुम भी कूद गए, तो तुम यहाँ बीच में यहाँ पहुंच गए। 13 अप्रैल 1919, हाँ ठीक है। तब तुम यहाँ हो, दिस इज यू। तो तुमने सोचा कि ठीक है बहुत सारे लोग मेरे नीचे चले गए हैं तो मैं अब सबसे ऊपर हूँ, तो मैं सेफ हूँ, कम से कम मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर से भी लोग कूद रहे हैं तो और लोग यहाँ तक भर गए। अब तुम्हारे ऊपर शरीर पर कितना प्रेशर आएगा वो ये लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम तो खुद उनके ऊपर हो। लेकिन तुम्हारे ऊपर जितने लोग कूद गए अब तुम्हारा शरीर उतना क्रश होगा, उतना पिचकेगा।
कुछ कुछ ऐसा ही होता है पानी के साथ। तो यहाँ पर ये पानी है, तुम यहाँ हो, तो तुम्हारे नीचे जो पानी है वो तुम्हारे शरीर पर प्रेशर नहीं लगाएगा। तुम्हारे ऊपर कितना पानी है सिर्फ वही प्रेशर लगा सकता है। तो ये है H, ये है D। ठीक है, तो ऊपर जो लोग हैं वो तुम्हारी छाती पिचका के कुचल देंगे तुमको। ठीक है, तो हाइट और डेप्थ, तो फॉर्मूले में H आएगा, D नहीं आएगा। तो प्रेशर के फॉर्मूले में सबसे पहली बात H हो गया, पहला टर्म आ गया फॉर्मूले में। दूसरा टर्म इस फॉर्मूले में है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। कि ग्रेविटी ही है जो नीचे दबा रही है उनको, तुम्हारे शरीर के ऊपर प्रेशर लगा रही है। अगर ग्रेविटी कमजोर होती तो इन लोगों का शरीर तुम्हारे ऊपर कम आता। फर्क बस इतना है, यहाँ बड़े बड़े लोगों के शरीर हैं, यहाँ छोटे 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 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, वो प्रेशर लगा रहे हैं। लेकिन बात तो वही है, यहाँ लोगों की संख्या कम है या मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इवेंचुअली डेंसिटी ही ये निर्धारित करेगी, घनत्व, कि आपके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा। कि तुम्हारे शरीर के ऊपर मैंने हवा के गुब्बारे फेंक दिए या तुम्हारे शरीर के ऊपर रेत की बोरियां फेंक दी, उतना ही बड़ा हवा का गुब्बारा डाल दूं, उतनी ही बड़ी रेत की बोरी डाल दूं, तो रेत की बोरियों से ज्यादा प्रेशर आएगा। तो वो डेंसिटी यानी घनत्व ये बताता है कि पदार्थ कितना भारी है। इसे हम बोलते हैं द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, द्रव का घनत्व। तो फ्लूइड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है, उस फ्लूइड पर लगने वाला प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है, उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है। तो तुम्हारे ऊपर लोग कूदे तो तुम दबोगे, तुम्हारे ऊपर हवा के गुब्बारे ही फेंके गए होते उतनी ही ऊंचाई तक कुआं भरने के लिए, तो तुम नहीं दबोगे। तो ये डेंसिटी निर्धारित करता है लगने वाला प्रेशर। कितनी ऊंचाई तक लोग भरे पड़े हैं तुम्हारे ऊपर, या कितना ऊंचाई तक तुम्हारे ऊपर पानी है, वो ऊंचाई निर्धारित करती है। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण कितना खींचता है वो निर्धारित करता है, लेकिन तुम्हारे नीचे कितना गहराई अब तुम छोड़ आए हो वो डिसाइड नहीं करेगा। सिर्फ ये तीन चीजें हैं जो फाइनली डिसाइड करती हैं। तो P इक्वल टू एच रो जी, ये फॉर्मूला अपना कंप्लीट हो गया। इतना प्रेशर लगता है किसी भी गहराई पर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम 10 बजे से बता रहा था, नहीं सर 10 बजे का टाइमिंग लगा था, धोखा रजनीश धोखा। कमेंट मस्त है भाई रजनीश तुम्हारा, आई एग्री। अगर मान लो पहले से टाइमिंग अगर 10 बजे था और आपको लग रहा है कि धोखा हो गया है तो गलत बात है, फिर ये नहीं होना चाहिए था ऐसा। मेरी नज़र में शायद टाइमिंग 9:30 ही डली गई थी, बट नो इश्यूज। हो सकता है पहले 10 हो बाद में 9:30 गया हो यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, ऐसे करके दिखा रहा था। आती आती है कितने इतने मिनट में आने वाला है वैसा करके। अच्छा अच्छा, तो वहाँ इशू हो गया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। हिमांशु पंडित पूछते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपना सांस 20 मिनट तक रोक सकता है, क्या वो 10.3 मीटर की गहराई में कुछ देर रुक पाएगा या नहीं? बिल्कुल रुक पाएगा, सिर्फ आप सांस लेने के लिए बाहर से हवा नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, रुक पाएगा। टाइमिंग सही थी बट वेटिंग फॉर द क्लास दिखा रहा था, हाँ वेटिंग गलत दिखा रहा था, कोई बात नहीं। तो अब फॉर्मूला अपने को पता चल गया, तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए ये है समंदर, और इस समंदर की गहराई में यहाँ पर है एक पनडुब्बी, ठीक है, INS अरिहंत। अब इस पनडुब्बी के ऊपर कितनी ऊंचाई है? मान लीजिए 3 किलोमीटर। INS अरिहंत पता होगा आपको, इंडियन इंडिजिनस सेल्फ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। एनीवे, तो अब इसकी गहराई लगभग 3 किलोमीटर है। ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, जिसकी एवरेज डेप्थ 5 किलोमीटर है, लगभग 5 किलोमीटर की गहराई का है वो। अब उसमें मान लीजिए 3 किलोमीटर की ही गहराई तक मेरी सबमरीन चली गई। दुनिया में सबसे ज्यादा गहराई तक आज तक जो सबमरीन गई है वो मरियाना ट्रांस में गई थी, उसका नाम था बैथिस्केप ट्रिएस्टे, इन केस यू वांटेड टू नो, ट्रिएस्टे वो थी। बट एनीवे, तो ये कि आपने पनडुब्बी बनाई और आप खूब गहराई तक इसको लेकर चले गए। अब पानी की जो डेंसिटी है, जल का जो घनत्व है,
वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। नॉर्मल पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर चूंकि ये समुद्री पानी है तो इसका होगा लगभग 1300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समुद्री पानी की डेंसिटी साधारण जल से ज्यादा होती है, तो मैंने एक अप्रोक्सीमेट डेंसिटी ले ली, एंड आई एम आल्सो अज्यूमिंग द वाटर इज इनकम्प्रेसिबल। तो ये जो 3 किलोमीटर ये एच है, इसके नीचे अभी मान लीजिए और 2 किलोमीटर की गहराई बची है, वो डी है, और हम जानते हैं कि ये डी फॉर्मूले में नहीं आएगा, फॉर्मूले में सिर्फ वो एच होगा। इसके ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी, वो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लीजिए, 9.8 की बजाय उसे 10 मान लेते हैं। अब ऐसे में इसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा चहुं दिशाओं से, चारों तरफ से, वो प्रेशर अब हमें देखना है। तो प्रेशर P इज इक्वल टू, प्रेशर कितना है, H रो G, और वहां पे अब आपको सारी की सारी वैल्यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स में डालनी है जो SI यूनिट्स हैं। तो H 3 नहीं लिखना है बल्कि 3000 लिखना है, क्योंकि आप उसको किलोमीटर की जगह मीटर में लिखेंगे। रो 1300 ही लिखना है। हो सकता है आपको यूनिट्स ऐसे बता दी जाए 1.3 ग्राम पर सीसी, तो उसमें और इसमें फर्क नहीं है, बात एक ही है, लेकिन फिर आपको वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आप उसे स्टैंडर्ड यूनिट्स में ला सकें। गुणा में ग्रेविटी यहां पर उसने दे रखी है 10, 39, 39। अब जीरो गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पास्कल, इतना पास्कल है। ये करीबन करीबन कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये लगभग लगभग 4 करोड़ पास्कल का प्रेशर हो गया। 4 करोड़ पास्कल मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। करोड़ आपके शरीर के ऊपर ऑलमोस्ट अभी इसी वक्त आपके शरीर के ऊपर जो हवा का प्रेशर है वो है लगभग 1 लाख पास्कल। 1 लाख से बढ़कर अगर ये 1.1 लाख हो जाए, 1.1, 1.2, तो भी आपके कानों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर 1 लाख का 1.5 लाख कर दूं, दिमाग खराब हो जाएगा, पागलपन आ जाएगा, मरने की नौबत आ जाएगी। ये 4 करोड़ पास्कल है। इतने प्रेशर में कोई इंसान पनडुब्बी के अंदर ही सेफ रह सकता है, बाहर निकलेगा मरेगा। ह्यूमन बॉडीज यूजुअली वहां सस्टेन नहीं कर सकती। कुणाल पूछते हैं, सर समंदर में आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जाता है तो वो आदमी सांस और कितनी गहराई तक जा सकता है? वेल देयर विल बी अ लिमिट, उसके बाद ह्यूमन बॉडी भी प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकती है। नॉर्मली लोग कितना ज्यादा से ज्यादा 100-150 मीटर ही जाते होंगे। आई डोंट थिंक कि उससे गहराई तक कोई आदमी डाइविंग करता होगा। बाकी एग्जैक्टली उसकी लिमिट कितनी है मुझे एक बार वो देखना पड़ेगा। यहाँ तक कोई और खास डाउट? सोमा बोलते हैं 39,000। वेल 39,000 सिर्फ तब होता जब आप इसको मीटर लेते, 3 मीटर, लेकिन 3 किलोमीटर है तो बहुत ज्यादा आगे जाएगा। ठीक है, 10 लाख, 10 लाख, ये मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? 39,000 ठीक किया मैंने ये? ठीक है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ ही है। तो सर ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ नहीं आई। अभी तो नहीं कराएंगे क्योंकि अभी हम उस चैप्टर पे, टॉपिक पे ही नहीं है फिलहाल, है ना? तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब हवा का प्रेशर आपके ऊपर जो लगता है वायुमंडल का, वो करीबन करीबन कितना होता है उसका मैंने आपको आइडिया दिया, 1 लाख। उसको और ज्यादा एक्यूरेटली कुछ कुछ ऐसे कर सकते हैं, 101325 ऐसा, इतना कुछ पास्कल होता है। लगभग इतना पास्कल आपके शरीर पर लगता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख 1,325 ऐसा कुछ पास्कल है। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी याद नहीं है, इट मे बी सम व्हाट डिफरेंट, 325 का 340 कुछ हो सकता है, पर आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया सा आ जाना चाहिए। ठीक है, कि इतना प्रेशर हमारे शरीर पर लगता है। इसे हम बोलते हैं दिस मच पास्कल इज इक्वल टू 1 ATM। इसे 1 ATM बोला जाता है। फुल फॉर्म में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल का दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 ATM बोलते हैं उसे। लेकिन वहीं अगर ये होता 1,000,000 पास्कल तो हम उसे बोलते हैं 1 बार। तो 1 लाख पास्कल को 1 बार कहा जाता है। 1 लाख से कुछ ज्यादा उसे 1 ATM कहा जाता है।
इसका मतलब 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 पास्कल। ये अप्रोक्सीमेटली, अरे पास्कल नहीं, ये बार। तो ये है बार को एटीएम में कन्वर्ट करने का, ये है एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करने का, ये है बार को पास्कल में कन्वर्ट करने का। तो ये 3 छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक कुछ डाउट्स देख लेता हूँ मैं। मुकेंद्र बोलते हैं लव यू सर जी, वेल एक्सप्लेन। आपका दिमाग कितना अच्छा है सर जी, मेरी तरफ से आपके दिमाग को चूमना सर जी। अच्छा लो, ठीक है भाई। चलो, ब्रिजेंद्र पूछते हैं एक क्वेश्चन बराबर कितने ml? एक कैसेक, कैसेक यूनिट्स मुझे याद नहीं है। ये जो नॉन एसआई यूनिट है मैं उनको कभी ध्यान नहीं रखता। हाँ सर, जो नियम पनडुब्बी के लिए अप्लाई होता है क्या वही नियम एरोप्लेन के लिए अप्लाई हो सकता है? हो सकता है नहीं, होता ही है ना। फिजिक्स के रूल अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं होते हैं। सर सीसी वाला वापस समझा दो। देखो अनिल, ऐसा होता है, अगर आपको कोई ऐसे बोल दे कि 30 ग्राम पर सीसी, इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, तो 1000 से गुणा कर लिया करो, तो 30,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। सर आप बुलंदशहर से हो? नहीं भाई, मैं बुलंदशहर से नहीं हूँ। इसको मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए जमीन है, ये ऊंचा सा पहाड़ है, एक आदमी यहां पर खड़ा है, एक आदमी यहां पर खड़ा है, ये है आपके ऊपर हवा, वायुमंडल। तो जैसे किसी पनडुब्बी पर पानी का प्रेशर लगता है, ऐसे ही हमारे शरीर के ऊपर इस हवा का प्रेशर लगता है। तो मान लीजिए ये हवा की ऊंचाई है यहां से यहां तक h, और आपके ऊपर यहाँ प्रेशर लगेगा चारों तरफ से जो तुम्हारे शरीर को क्रश कर रहा होगा, जो बन गया प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटीएम। 1,00,000 पास्कल के आसपास आपके ऊपर प्रेशर लग गया। लेकिन अब आप जब पहाड़ पर चढ़ चुके हैं तो वो जो h है वो अब उतना नहीं है। तुम अपने नीचे कितनी हवा छोड़ आए d, वो तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि तुम्हारे ऊपर कितनी हवा बची हुई है। अब सिर्फ वही हवा तुम्हारे शरीर के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर लगाएगी, तुम्हें क्रश करने की कोशिश करेगी। अब चूंकि वो ऊंचाई ही पहले से कम हो गई है तो यहाँ प्रेशर भी पहले से कम हो जाएगा। यहाँ जो प्रेशर होगा इट विल बी लेस देन 1 एटीएम प्रेशर, वो 1 एटमॉस्फेरिक से कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लेन्स में आने पर हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि पहाड़ों पर जाने से वायुमंडल का दाब कम हो जाता है। तो प्लेन्स में प्रेशर ज्यादा, पहाड़ों पे प्रेशर कम। एक ये चीज भी ध्यान रखनी है। प्रेशर कम क्यों हो गया? क्योंकि ऊपर से जो हवा दबाव लगा रही थी उसकी ऊंचाई ही कम हो गई। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। देयर इज अनदर फैक्टर कि वो ऊपर जो हवा है उसकी डेंसिटी भी कम है, बट वो इतना रेलेवेंट फैक्टर नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का समझ में आया। अब मेरी तरफ से जो फर्स्ट पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहां से आता हूं सीधा टॉर्रिसेल्ली पे, जो लास्ट पॉइंट है उस पे। तो अपना सेकंड पॉइंट टॉर्रिसेल्ली। टॉर्रिसेल्ली आदमी का नाम है। टॉर्रिसेल्ली में 2 चीजें हैं, एक टॉर्रिसेल्ली एक्सपेरिमेंट, एक टॉर्रिसेल्ली प्रिंसिपल। टॉर्रिसेल्ली के ही सम्मान में प्रेशर की एक और यूनिट है, टोर। एक प्रेशर की यूनिट टोर भी होती है, वो टॉर्रिसेल्ली के नाम पर है। अप्रोक्सीमेटली 133.33 पास्कल इज इक्वल टू 1 टोर। ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, 1 सेकंड। इसको मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया क्या। 1 टोर 2 पास्कल 133.3, ठीक है। पास्कल 1 टोर होता है, सही लिखा मैंने, 3 2 है, तो इतना पास्कल 1 टोर होता है। अब वो टॉर्रिसेल्ली के नाम पर है। अब टॉर्रिसेल्ली साइंटिस्ट जिस जमाने में था, आपको उसका एक आइडिया सा भी आना चाहिए कि कब था। मैंने आपको बताया था ये न्यूटन है जिसने मॉडर्न रेवोल्यूशन शुरू कर दिया, ऐसे मान लीजिए मैकेनिकल फिजिक्स में। न्यूटन से पहले यहाँ कहीं गैलीलियो था,
जिसने मॉडर्न साइंस की शुरुआत की है। गैलीलियो से पहले आधुनिक विज्ञान होता ही नहीं था। यहाँ कहीं जाकर आइंस्टाइन आया है। तो आइंस्टाइन ने अपने रिसर्च पेपर लिखे थे सन 1905 में। न्यूटन ने अपनी किताब छापी थी सन 1687 में। गैलीलियो ने चांद तारों को देखा था 1600 में। और जिस साल गैलीलियो मरा था उसी साल न्यूटन पैदा हुआ था। अब टॉर्रिसेली गैलीलियो का ही समकालीन था। तो ये दोनों के दोनों एक ही दौर में जिए थे। तो न्यूटन से तो पहले ही थे। और टॉर्रिसेली ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ये प्रिंसिपल से खत्म कर देते हैं। ये छोटा है और आसान है, तो पहले टॉर्रिसेली प्रिंसिपल देखते हैं और उसे फिनिश कर देते हैं। बाद में वापस हम टॉर्रिसेली एक्सपेरिमेंट पे आएंगे। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उस पर धीरे धीरे आराम आराम से टाइम लगाएंगे। तो पहले खत्म करते हैं टॉर्रिसेली प्रिंसिपल। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? सुनील बोलते हैं जहाजों में भी फिर तो प्रेशर कम हो जाता होगा सर। क्यों कम क्यों होगा? जहाज कोई पहाड़ पर तो नहीं चढ़ते हैं। प्रीत बोलते हैं सर वॉइस इंक्रीज सर जी। वॉइस तो काफी है, यहाँ से तुमने फुल कर रखी है। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। तो सबसे पहले टॉर्रिसेली प्रिंसिपल। टॉर्रिसेली का सिद्धांत वो ये बोलता है कि आप एक बाल्टी ले लो, कोई कंटेनर, उसमें पानी भर लो। उसमें छोटे छोटे बहुत सारे छेद कर रखे हैं। तो उन सभी छेदों में से पानी बह के निकलेगा। तो धार बहेंगी पानियों की इस तरह से। तो जो धार पानी की सबसे दूर जाएगी, मैक्सिमम रेंज पर जो पानी की धार गिरेगी, वो उसी ऊंचाई की होगी जो बाल्टी की ऊंचाई से ठीक आधी ऊंचाई पर छेद किया जाएगा। h/2 ऊपर से या h/2 नीचे से। जो छेद ठीक बाल्टी के सतह से आधी ऊंचाई पर होगा, वहां से पानी की धार मैक्सिमम दूरी तक जा सकती है। अधिकतम परास होगा, द मैक्सिमम रेंज। ये है टॉर्रिसेली प्रिंसिपल। ऐसे और कोई खास ज्यादा एक्स्ट्रा बताने का जरूरत नहीं। अब जितना ऊपर वाला पानी होगा, ऊपर वाला छेद होगा, उसमें से पानी की स्पीड स्लो होगी। तो स्पीड वहां स्लो होती है, लेकिन उसके पास नीचे गिरने का टाइम ज्यादा होता है, मोर। आराम से गिरने का बहुत समय है उसके पास, पर स्पीड इतनी कम है कि दूर नहीं जा सकता। जो बॉटम पे है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, वो तेज रफ्तार से निकलता है। फुल प्रेशर मान लो, प्रेशर से स्पीड से निकल रहा है, लेकिन उसका टाइम, उसके पास समय कम होता है, क्योंकि इतना कम ऊंचाई पर है, निकलते ही गिर जाता है। तो इसलिए ज्यादा दूर नहीं जा सकता। सिर्फ एक बीच में यही एक ऐसी ऊंचाई है जहां स्पीड बहुत कम नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है। और उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, नॉर्मल है। ये दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ठीक है, सर्वगुण संपन्न है। ये सबसे ज्यादा दूरी तक जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल कर सकता है वो सिर्फ बीच वाला जो छेद है जहां तक, वही करेगा। मेरी तरफ से टॉर्रिसेली प्रिंसिपल खत्म। अब आते हैं हम टॉर्रिसेली एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ठीक है, इसे मिटा देता हूं। टॉर्रिसेली एक्सपेरिमेंट देखो क्या है। दरअसल एक बर्तन लिया गया। आप एक बर्तन ले लें, उस बर्तन में कोई लिक्विड भर लें। आप कोई भी लिक्विड भर सकते हैं, वो पानी भी हो सकता है, वो दूध हो सकता है, शहद हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है। हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मर्क्यूरी मानकर चल रही हैं। तो इस लिक्विड में आपने, सॉरी, इस बर्तन में आपने मर्क्यूरी यानी पारा भर दिया। ऐसे ही एक टेस्ट ट्यूब और ले लें। उस टेस्ट ट्यूब में भी आप पूरा फुल ऊपर तक मर्क्यूरी भर लें, सेम लिक्विड, दोनों में लिक्विड आपने सेम भरा। अब इसके ऊपर ऐसे हाथ रखो, इसको उल्टा करो, बिखरने नहीं देना। यूं मान लो कि तुमने, चलो ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगाया, उल्टा किया, इसके अंदर डुबा दो। तो आपने इसके अंदर इसको ऐसे डुबा रखा है और ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। ऊपर तक कांच बंद है, चारों तरफ से बंद है, नीचे ढक्कन लगा हुआ है। तो आपने ढक्कन लगाकर इसको फिर उल्टा किया, इस लिक्विड में डुबोया, और अब अंदर ही अंदर ढक्कन खोल लो। या यूं मान लो कि हाथ लगाया, उल्टा किया, डुबोया,
नीचे से हाथ हटा लिया। अब हाथ हटाते ही ये आप जानते हैं ऊपर कोई छेद तो है नहीं, तो ऊपर से हवा तो घुस नहीं सकती, तो इस लिक्विड को नीचे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये जाएगा और ये लिक्विड यहां से उतरेगा, यहां तक आ जाएगा। ये दब गया और बहकर इस कंटेनर में आ गया, कंटेनर का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। अब ये क्यों हुआ, ये टोरिसेली ने दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो यहां पर ये जो बन गया, ये जो खाली स्पेस है, इसमें हवा तो है नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि अब वहां पर हवा है, नहीं बोल सकते, क्योंकि हवा कहां से आती, जगह ही नहीं थी, वो तो चारों तरफ से सील पैक था, लिक्विड दब गया। तो ये है क्या, ये है वैक्यूम, निर्वात। ये दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल वैक्यूम है, आप ऐसा मान लीजिए। चारों तरफ यहाँ हवा है, यहाँ छोटे छोटे मैं बिंदी बना रहा हूँ, ये मान लीजिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं चारों तरफ, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट वैक्यूम है, लगभग निर्वात है। देर आर सम मर्क्यूरी वेपर्स, पर अप्रोक्सीमेटली वो वैक्यूम ही है, उसे हम निर्वात बोलते हैं। निर्वात जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, निह प्लस वात, निह धनवात। तो संधि जब आप करेंगे तो निर्वात हो जाएगा। निह का मतलब नहीं है, वात का मतलब हवा। जहां हवा नहीं है वो निर्वात है, तो टेक्निकली वहां कुछ भी नहीं होना चाहिए सिवाय एनर्जी के। सो इट्स वैक्यूम, निर्वात। वैक्यूम इज अ सिंगुलर टर्म, ये एक वचन है, इसका जो बहुवचन है वो होता है वैक्यूआ। तो वैक्यूम, उसका प्लूरल वैक्यूम्स नहीं होता, वैक्यूम्स नहीं बोलने का, वैक्यूआ ये प्लूरल होता है। एनीवे, तो ये बन गया वैक्यूम। अब यहां से लेकर यहां तक ये जो ऊंचाई का गैप है, ये कितना है। तो मरक्यूरी के अंदर वाले से लेवल से बाहर वाले लेवल तक या तो पूरा ही आ जाता, पूरा भी नहीं आ रहा है। इतना जो गैप है ये क्यों बच गया वो भी समझ में नहीं आ रहा है टोरिसेली को। तो उसने दिमाग लगाया। अब ये जो ऊंचाई है ये होता है 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर, ठीक है। ये 76 सेंटीमीटर है या 760 मिलीमीटर है। फिर उसने एक ऊंची टेस्ट ट्यूब ली, उसको भी पूरा मरक्यूरी से भरा, उसके ऊपर भी ढक्कन लगाया, उसको भी उल्टा किया, इसी लिक्विड में डुबोया। तो इस बार वो और ज्यादा ऊंचा है, पूरा ऊपर तक लिक्विड भरा हुआ है, नीचे ढक्कन लगा हुआ है। इसका भी जैसे ढक्कन खोला, लिक्विड एकदम से ऊपर से तैर के नीचे आ जाएगा और वो बहकर नीचे आ गया, आएगा वहीं पे 76 सेंटीमीटर ही आएगा। यानी इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटा टेस्ट ट्यूब ले रहे हो कि बड़ी टेस्ट ट्यूब ले रहे हो, ऊपर जो वैक्यूम का साइज है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहां से यहां तक जो एक गैप है ये अलग अलग नहीं हो सकते। ये 76 सेंटीमीटर ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कर रहे हो। हाँ, लिक्विड बदल दो, मर्क्यूरी जब तक चल रहा है तब तक वो 76 सेंटीमीटर आ रहा है। अब लिक्विड बदल दो, तरल बदल दो, पानी ले लो, तो फिर वो आ जाएगा 10.3 मीटर। अब ये क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन आज के दिन मॉडर्न जमाने में हमारे पास बहुत अच्छा है। हम फॉर्मूला मार सकते हैं, P = H rho g। हम प्रेशर देखते हैं 1 atm लिख लो, तो 10132 इज इक्वल टू H। H मतलब हाइट जो हमें निकालनी है, तो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर आनी चाहिए कैलकुलेशन के बाद। रो मर्क्यूरी की डेंसिटी है, अगर आप यहाँ मर्क्यूरी लिखोगे तो, या पानी की डेंसिटी अगर आप पानी का लिखोगे तो जैसे मर्क्यूरी का है 13,600 और ग्रेविटी है 9.8। तो आप ये अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 10132 बटे 13,600 गुणा में 9.8। तो कितना आया, करके देखें, करके देखते हैं। कैलकुलेटर 101,325 डिवाइड बाय 13600 डिवाइड बाय 9.8 0.76। तो आंसर आया 0.76 मीटर, 76 सेंटीमीटर। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ट्यूब कितनी लंबी है। हाँ, अगर वहीं आप अब ये 13,600 की जगह पानी की डेंसिटी लिख लो 1000, तो आंसर आ जाएगा 10.3 मीटर। ऐसा अपना कुछ कंसेप्ट रहता है। ये है मॉडर्न इंटरप्रिटेशन।
लेकिन टॉरिसेली ने इसका जो आंसर दिया, इसका जो सॉल्यूशन कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, और बहुत ही बढ़िया प्यारा एक्सप्लेनेशन है, अभी तक वही चलता है। वो एक्सप्लेनेशन ये है, देखिए। टॉरिसेली इस टेस्ट ट्यूब को लेकर पहाड़ पर चढ़ गया, तो ग्राउंड पर नहीं रहा, पहाड़ों पर ऊंचाई पर चला गया। उसने देखा कि ये है जमीन, ये है एक ऊंचा सा पहाड़। अब जमीन पर वही एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अंदर के और बाहर के लिक्विड में कुछ अंतर है, वो आता है जैसे 76 सेंटीमीटर। सेम का सेम अपैरेटस लेकर पहाड़ पर चढ़ जाओ, ऊंचे पहाड़ पर, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करो, अंदर के और बाहर के लिक्विड में जो अंतर होगा, फिर वो 76 सेंटीमीटर की बजाय अब कुछ और होगा। ये लेट से 70 सेंटीमीटर हो गया, और ये है हवा, एयर यहां तक है। तो ऊंचाई पर जाने से वो घट क्यों रहा है? इनका एक्सप्लेनेशन टॉरिसेली ने बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वो बोलता है ये जो हवा है, ये हवा कुछ प्रेशर लगाती है, कुछ दाब लगाती है चारों तरफ से। तो बाहर से हवा एक प्रेशर लगा रही है, और वो इधर से और इधर से चारों तरफ से दबा रही है इस लिक्विड को। तो टेस्ट ट्यूब के दाएं बाएं चारों तरफ जो लिक्विड था, बाहर से हवा उसे दबा रही है, और अंदर से वो टेस्ट ट्यूब पे लिक्विड चढ़ रहा है। तो ये यहां से ऊपर चढ़ा हुआ है क्योंकि बाहर से हवा ने दबाया हुआ है। तो बाहर से हवा ने जितना प्रेशर लगाया हुआ है, यानी 1 एटीएम ऑफ एयर, लगभग 100 किलोमीटर ऊंची हवा जितना प्रेशर लगा सकती है, अंदर से मर्क्यूरी भी उतना ही प्रेशर लगा के वापस आना चाह रहा है, यानी 1 एटीएम ऑफ मर्क्यूरी। 100 किलोमीटर ऊंची हवा और 76 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी बराबर प्रेशर लगा देते हैं। तो बाहर से हवा का प्रेशर और अंदर से 76 सेंटीमीटर के मर्क्यूरी का प्रेशर बराबर हो जाता है। ऊंचाई पर जाने से जो यहां से और यहां से चारों तरफ से हवा दबा रही है, वो उतना प्रेशर नहीं लगा पा रही है जितना उसने यहां लगाया था, क्योंकि अब वो पूरा 100 किलोमीटर की ऊंचाई नहीं बची है, अब वो थोड़ा कम हो गई है। ये मान लीजिए आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए तो 10 किलोमीटर घट गया आपका लगभग। तो बाहर से जो प्रेशर आएगा अब वो उतना नहीं है जितना यहां था। तो हवा दबाएगी जरूर अब भी, लेकिन अब वो अंदर से मर्क्यूरी को उतना नहीं चढ़ा पाएगी, वो पहले से कम चढ़ेगा। तो यूं मान लो कि 70 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी उतना प्रेशर लगाता है जितना बाहर हवा में प्रेशर है। तो ये बन गया बैरोमीटर, ये तो दाब मापी बन गया। अब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे नाप सकते हैं। तो दुनिया का सबसे पहला बैरोमीटर किसने बनाया? तो आपका आंसर है टॉरिसेली। तो टॉरिसेली बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, खतरनाक, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बैरोमीटर नापने का एक ये तरीका हो गया। अब वहीं पानी की डेंसिटी अलग है, तो 10.3 मीटर हो जाएगा, कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं। मेरी तरफ से टॉरिसेली कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पास्कल्स। यहाँ तक कुछ टाइम 10:30 हुए हमारे पास, करीबन 25 मिनट है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ। बल्कि पास्कल की बजाय मैं पहले आर्किमिडीज कराता हूँ, ये ज्यादा बेहतर है। आर्किमिडीज करते हैं पहले, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं डाउट्स पढ़ लेता हूँ। सर इस पर मैंने 12th में मॉडल बनाया हुआ है, ओके। गौरव बोलता है सर फिश डेप्थ में जा सकती है, उन पर प्रेशर क्यों नहीं मार देता उन्हें? वेल गौरव, फिश यूजुअली एक लिमिटेड डेप्थ तक ही जाती हैं, उससे ज्यादा गहराई पर मछलियां भी नहीं जाती हैं, वरना प्रेशर उन्हें मार देता। मिड में है जो, उस पर ऊपर से प्रेशर ज्यादा है, इसलिए दूर तक जाएगा। हाँ, प्रेशर तो ज्यादा बॉटम वाले पे है, मिड वाले पे प्रेशर नॉर्मल है। भूपेश बोलते हैं सर बहुत अच्छे लग रहे हो एंड फैबुलस रिसेंटली, थैंक यू। भावना बोलती है वैक्यूम लैटिन वर्ड है, आई बिलीव यस, हाँ लैटिन ही होना चाहिए। साइंस में ज्यादातर टर्म्स लैटिन से ही बोरो की हुई है, सो मोस्ट प्रोबेबली इट्स लैटिन। दीपक बोलते हैं सर बोतल से वाटर पूरा खाली होगा या नहीं सर? वो जो चीज में छेद किए थे उसमें पूरा खाली कभी नहीं होता। इट डजेंट मैटर हाउ लॉन्ग ट्यूब, हाँ इट डजेंट मैटर।
के एस खुशवा बोलते हैं टोरिसेली प्रिंसिपल हिंदी में क्या कहते हैं? टोरिसेली का सिद्धांत। टोरिसेली तो आदमी का नाम है, तो उसका तो टोरिसेली का टोरिसेली रहेगा। प्रिंसिपल को हिंदी में सिद्धांत बोलते हैं। नाइस सर। उषा बोलते हैं सर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मना क्यों करते हो? मैं तो कभी मना नहीं करता हूँ, प्रैक्टिस करनी चाहिए आप लोगों को। ऐसा क्यों कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है? मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने बस ये बोला कि क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। सर हमें अच्छी तैयारी करवा सको इसीलिए जीआर क्यों गया है? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे हो? ये तो बहुत मीन कमेंट आया उषा का, बड़ा रूडनेस के साथ है। वेल उषा, मैं आपको कंसेप्ट समझा सकता हूँ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी जिम्मेदारी है। आपको जो काम करना है, आप चाहते हैं वो भी मैं करूं, तो आपको नौकरी लेने का हक नहीं है, ठीक है? आई कैन एक्सप्लेन इट फॉर यू, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड फॉर यू। तुम्हारी जगह कंसेप्ट मैं समझ लूं, तुम्हारी जगह क्वेश्चन भी मैं ही कर लूं, तो तुम्हें पेपर में नंबर कैसे मिलेगा? एक स्टूडेंट जो दिन रात बैठ के अपने कमरे में मेहनत कर रहा है, वो एग्जाम में जाए, और एक स्टूडेंट जो यहाँ घर पे आराम से कंफर्ट से बैठ के वीडियो देखकर ये एक्सपेक्ट करे कि उसका पेपर क्लियर हो जाए, तो जो पढ़ रहा है उसके साथ ये नाइंसाफी होगी। और ये चीज कमीशन जानता है, जो पेपर बनाते हैं एसएससी वाले, यूपीएससी वाले, उनको भी ये पता है कि ऐसे बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए जो पढ़ रहा है। तो वो जानबूझकर क्वेश्चंस वो बनाते हैं जिसमें कंसेप्ट ज्यादा मैटर करता हो और जो पढ़ने वाले का हो। मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ खूब सारे कंटेंट में से इंपॉर्टेंट कंटेंट फिल्टर करके दे देना कि ये अनइम्पोर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, नंबर ज्यादा आने की संभावना है। मेहनत अब भी आपको ही करनी है। सिर्फ वीडियो देखकर आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीडियो आप कम से कम 1,500-2 हजार बच्चे देख रहे होंगे। ऐसा ही मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता हूँ, ऐसा ही मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने कम से कम 1-2 लाख बच्चों को पढ़ा दिया है। उन सब के सब 2 लाख बच्चों का पेपर क्लियर नहीं होगा। क्लियर उसका होगा जो घर बैठ के तैयारी करेगा। और आप ये उम्मीद करते हैं कि वो तैयारी भी आपकी जगह मैं कर लूँ, तो ये तो बहुत ही मीन कमेंट था आपका, ठीक है? तो अच्छा नहीं लगा मुझे पढ़ के। आप मेहनत नहीं करना चाहती हैं, ये आपकी खामी है। किताब उठाओ, क्वेश्चन उठाओ, तैयारी करो, ठीक है? लोकमणि बोलते हैं सर रिफ्लेक्शन को झूठी घटना कह सकते हैं? झूठी घटना रिफ्लेक्शन को, लोकमणि मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। मतलब ये किस चीज से रिलेटेड है? क्या ये ऑप्टिक्स चैप्टर से है? झूठी घटना, आई कांट गेट द होल्ड ऑफ दिस क्वेश्चन। राज बोलते हैं टेस्ट ट्यूब की लेंथ 76 सेंटीमीटर ही हो तब, तो वो 76 से फिर नीचे नहीं आएगा, ठीक है? ओके। नमन बोलते हैं सर टोटिसेली प्रमेय, टोटिसेली नहीं, टोरिसेली ही रहेगा, टोरिसेली प्रमेय, हाँ। कहते हैं हिंदी में। सर सिद्धांत बोल दो, प्रमेय बोल दो, एक ही बात है। यू आर राइट सर जी। हाँ दिनेश, नोट्स सर, नोट्स भाई हमने अपलोड कर रखे हैं नोट्स तो इसमें पहले से, हैंड रिटन नोट्स हैं। शिवांश बोलते हैं सर कल आप एक वीडियो के लिए कह रहे थे। मैं एक वीडियो के लिए कह रहा था? किस चीज का वीडियो बोल रहा था, बताना एक बार। अरविंद बोलते हैं सर कौन सी बुक लें? ओके, कौन सी बुक लें? मैं आपको बुक कई बार बता चुका हूँ। आप ये कर सकते हैं पोलराइजर पब्लिकेशंस, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हैं। तो अगर आपको एसएससी का पेपर फाड़ना है ना, तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया बुक नहीं होगी पब्लिकेशंस। और आप ये प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर लेना, ये हार्ड कॉपी नहीं है, तो किताब आपके हाथ में नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप पन्ने पलटोगे, ये बुक आएगी ई बुक, तो आपके फोन में होती है। तो एक पेज पलटा, अगले पेज पे क्वेश्चंस, फिर अगला पेज, फिर एक क्वेश्चन, फिर अगला पेज, फिर एक क्वेश्चन। वो अपने फोन में पेज पलटते हैं, तो ई बुक बोलते हैं उसे। सो दिस इज नॉट अ हार्ड बुक, इट्स ई बुक। वो ले सकते हो, बढ़िया बुक है, उससे क्वेश्चंस अच्छे हैं मतलब उसके। तपस बोलते हैं सर यू द टीम लीडर, व्हाट अबाउट बायो टीचर? बायो टीचर मैं वैसे तो टीम लीडर नहीं हूँ। हाँ मतलब मेरे नाम से ठीक है बैच साइंस स्पेशल बना होगा, पर द होल थिंग इज वी ऑल आर इक्वल। वो तो सिर्फ किसी एक टीचर का नाम पुश करना होता है। वी ऑल टीचर्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट इन आवर सब्जेक्ट। बायो टीचर के बारे में अगर आपको कोई इश्यू है तो लेट मी नो कि क्या दिक्कत है, एंड आई विल सॉर्ट इट आउट।
दीपक बोलते हैं आपके YouTube पर हिस्ट्री की वीडियो जो है वो एसएससी के लिए है। वेल दीपक, वो मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने कोई वीडियो बनाई थी, करीबन 8-10 घंटे की कंटिन्यूस वीडियो। वो एक बेसिक जनरल जानकारी है, ये हिस्ट्री कैसी है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, और वो थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से बना रखी है। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। ठीक है, चलो भाई। सर पोलराइजर में आंसर के एक्सप्लेनेशन होगा? हाँ जोए, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है, और बुक खरीदने से पहले आपको बुक का 20% सैंपल के तौर पे इस्तेमाल करने को भी मिलेगा। तो 150-200 क्वेश्चन तो आप पहले ही आप सैंपल करके इस्तेमाल कर लो। आपको अच्छी लगे तो खरीदो, अच्छी नहीं लगी है तो मत खरीदना, है ना। तो पहले आप उसको एक बार सैंपल डाउनलोड कर लो उसका, बाद में देखना आपने खरीदनी है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें पास्कल का नियम। नहीं पास्कल नहीं, अभी हमने को आर्किमिडीज करने का है। आर्किमिडीज इससे ज्यादा रेलेवेंट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडी का सिद्धांत। आर्किमिडीज आदमी का नाम है, और ये अपोस्ट्रोफी एस के बाद आएगा। ओके, आर्किमिडीज वाज फिलोसोफर, किसी जमाने में होता था। तब साइंटिस्ट नहीं होते थे, तब फिलोसोफर्स होते थे, विच यूज टू बी एक्सपर्ट इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स। तो आर्किमिडीज के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, और वो कहानी कुछ कुछ यूं है। इट्स एन एपोक्रिफल स्टोरी। आपको एक इंग्लिश का शब्द सिखा रहा हूं मैं, एपोक्रिफल। एपोक्रिफल का मतलब एक ऐसी घटना, कोई ऐसी कहानी जो सारी दुनिया को पता है कि ऐसा होता है, लेकिन 99% वो झूठी है, वो झूठी स्टोरी है, वो असल में सच नहीं है। ऐसी स्टोरी को बोलते हैं एपोक्रिफल स्टोरीज। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे एप्पल न्यूटन के सिर के ऊपर गिरा। तो पेड़ है, ये न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा है, न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा, न्यूटन को बोला अरे ग्रेविटी का आइडिया आ गया। दिस इज एपोक्रिफल, ये झूठी कहानी है। प्रोबेबली देयर वाज नो सच फ्रूट, ऐसा कोई सेब उसके सिर पर नहीं गिरा था। तो ऐसी स्टोरीज बस लोगों में बस भ्रमित हैं, फैली हुई हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो झूठी कहानियां होती हैं, रियलिटी में ये नहीं होती है। तो ऐसे ही आर्किमिडीज के साथ भी एक एपोक्रिफल स्टोरी जुड़ी हुई है। एक भाई बोलते हैं जैसे भगवान वेल हाँ, यू कैन से सो एज पर माई बिलीव्स, पर हम यहाँ पे रिलीजियस डिस्कशन नहीं करेंगे। लेट्स कंटिन्यू टू द फिजिक्स। तो आर्किमिडीज बोलता है कि आर्किमिडीज क्या बोलता है कि उसके रिलेटेड जो कहानी है वो ये है कि वो किसी राजा के दरबार में काम करता था। अब ये है अपना राजा, और ये है अपना बूढ़ा आर्किमिडीज, दाढ़ी वाड़ी है उसके, ठीक है। आर्किमिडीज, ये है आर्किमिडीज, ये है किंग। राजा ने इसको अपना ताज दिया, बोलता है मैंने ये सुनार से अपना ताज बनवाया था, मुझे लगता है कि इस ताज में ना उसने कुछ मिलावट कर दी है। मैंने तो उसको बोला था गोल्ड का बना देना, पर मुझे लगता है कि उसने 1-2 ग्राम गोल्ड निकाल के उसकी जगह कॉपर मिक्स कर दिया है, और जो दोनों का कलर चूंकि येलो येलो होता है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसमें मिलावट हुई या नहीं। तुम पता लगाओ। तो आर्किमिडीज पता लगाओ। तो यूं मान लो कि ये उस जमाने का बीरबल है, ये बादशाह अकबर है, वो बीरबल है, वो काम होता था। तो आर्किमिडीज ने सोचा यार पता कैसे लगाऊं, गोल्ड का बना हुआ है, उसके अंदर कहाँ 2-3 ग्राम कॉपर है, मिक्स है, समझ ही नहीं आएगा। वो सोचता सोचता दिमाग खो जाता। राजा बोला कल तक आंसर नहीं आया तेरी गर्दन कटवा दूंगा। तो आर्किमिडीज भाई टेंशन में घर गया, बीवी बोलती खाना लगा दूं, बोलता नहीं नहीं बहुत दिमाग खराब हो रखा है, कोई अभी जरूरत नहीं है, पहले नहाऊंगा, कल मेरा गला कटने वाला है। गया बाथरूम में, कपड़े उतारे, बाथ टब में बैठा। अब ये है इसका बाथ टब, ठीक है, जकूजी, और इसमें चिल मार के आर्किमिडीज लेट गया भाई, और ये पूरा भरा हुआ था पानी से। जैसे ही बाथ टब में लेटा, पानी बिखरा दाएं बाएं, और इसको एकदम से आइडिया आ गया, ओ माय गॉड, मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, आयतन। ताज को पानी में डुबाऊंगा, ताज कितना वॉल्यूम निकालेगा वो पता चल जाएगा, ताज का वजन कितना है वो पता चल जाएगा। तो जैसे मान लो 1 किलो का ताज है, 1 किलो गोल्ड पहन के घूमता है राजा, ठीक है। तो बोकासा एक डिक्टेटर हुआ करता था किसी जमाने में, बहुत गोल्ड पहनता था, अफ्रीका का डिक्टेटर था, सर्च फॉर इट ऑनलाइन, ठीक है। तो ये 1 किलो का बोलता है कि अगर ताज पानी में डुबोने से जितना पानी निकलता है, 1 किलो गोल्ड नॉर्मल डुबोने से भी उतना ही पानी निकलेगा। अगर दोनों के पानी में ऊपर नीचे कुछ डिफरेंस आया, इसका मतलब मिलावट हुई है। आइडिया आ गया। आइडिया आते ही भाई साहब एकदम एपिफनी बोलते हैं ऐसी चीजों को। एक और इंग्लिश का वर्ड सिखा रहा हूँ, एपिफनी, एकदम सडन रियलाइजेशन ऑफ द रियलिटी, सच्चाई का एहसास हो जाना,
एकदम से पता चला, माय गॉड ये तो ऐसे हो सकता है, उसे हम बोलते हैं एपिफनी। तो इसको एपिफनी हुई, भागा वहीं से दौड़ते दौड़ते, ऐसा बोलते हैं कि कपड़े पहनना भूल गया और सड़कों पर यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागा। यूरेका यूरेका ये शब्द चिल्लाते हुए भागा। ग्रीक भाषा में यूरेका का मतलब जो भी कहते हैं वो ये बोलते हैं, इसका अर्थ है आई हैव फाउंड इट, मेरे को मिल गया, मेरे को मिल गया। ठीक है, आई हार्डली बिलीव कि एक शब्द के 4 लेटर ट्रांसलेशन, 4 वर्ड ट्रांसलेशन होगा, पर कुछ इसका मीनिंग ऐसा ही है कि मिल गया मिल गया मिल गया, तरीका मिल गया। और गलियों में से भाग रहा है, लाइट्स वाइट्स तो होती नहीं थी उन दिनों में, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो रास्ते में तो किसी ने देखा नहीं होगा। अब राजा के घर पे जाके गेट बजा रहा है, खोल दे दरवाजा खोल दे। राजा नींद से जागा, पता नहीं यार कौन आ गया, गेट खोला, अरे क्या आर्किमिडीज तुम, ओहो, पहले तो चद्दर उठाओ इसे तो फिर आर्किमिडीज को चद्दर पहनाई, फिर बोलते हाँ बोलो क्या माजरा है। बोलते हैं ऐसे ऐसे मैं पता लगा सकता हूँ कि सच्चा है कि झूठा, कि क्या सिचुएशन है, कि जो सुनार है तो उसने तुम्हारे साथ मिलावट किया नहीं की। और इवेंचुअली ही फाइंड आउट कि कैसे कैसे क्या सिचुएशन है, और वो जो भी था सिचुएशन निकल गई। अब उसके आधार पे फिर आर्किमिडीज ने और दिमाग लगाया, और फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल निकल कर आया, आर्किमिडीज का सिद्धांत। और उसी के आधार पे आज हम ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज पानी में डूबती है, कौन सी चीज पानी में तैरती है। तैरना डूबना वो वाली जो चीज है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पे आती है। अब इस स्टोरी से पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था, किसी भी पदार्थ की प्योरिटी चेक करने के लिए, किसी मटेरियल की शुद्धता को चेक करने के लिए, गोल्ड कॉपर, किस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जा सकता है? विच प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड? पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम, टॉर्रिसेली प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज का अपना आंसर है, ऑल्दो हम जानते हैं कि ये कहानी सच्ची नहीं है, लेकिन आंसर हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे लगाना है, क्योंकि उसके बेसिस पे सच में ये पता लगाया जा सकता है कि चीज प्योर है कि नहीं है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमीटर जो मैंने बताया था वो भी इसी आधार पे काम करता है कि मिल्क की डेंसिटी वगैरह चेक कर लो, पानी से उसका कंपैरिजन कर लो, पता चल गया कैसा है। ओके, अब ये था झूठी कहानी, पर कुछ समझ में आया उससे। अब रियलिटी में प्रिंसिपल है क्या, सिद्धांत क्या है, वो देखते हैं। और हमारे पास समय नहीं है, तो आज हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल शुरू कर लेंगे तो फंस जाएंगे। कम से कम ये आधे घंटे का टॉपिक है, लंबा जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, अभी के लिए आज की फिर क्लास ऑफ कर देते हैं, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे आर्किमिडीज से ही नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बाकी के सारे टॉपिक भी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपना ये पूरा का पूरा फ्लूइड का चैप्टर फिनिश है। ठीक है, यहाँ तक मैं कमेंट्स देख लेता हूँ तब तक। और 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे थे, 172, 163, लास्ट के 10 मिनट है, पहले मैं वो क्वेश्चन देखूंगा। सर प्लीज नेम एनी अदर बुक फॉर एमसीक्यू फिजिक्स एक्सेप्ट पोलराइजर। भाई सोमा, बाकी बुक मैं कौन सी बताऊं? हिंदी में आप ले सकते हैं घटना चक्र, वो ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन बिल्कुल भी मत लेना, बहुत घटिया किताब है, सारी एक्सप्लेनेशन गलत है। और आप कौन सी ले सकते हैं? ये जो ये आती है रुक्मणी की जो बुक आती है, रद्दी किताब, मतलब रद्दी बुक्स, बिल्कुल घटिया किताब है, रुक्मणी की बुक मत लेना। अरिहंत की ले सकते हो, अरिहंत की बुक्स अच्छी होती है। तो अगर कोई प्रीवियस ईयर एसएससी का आपको अरिहंत की बुक मिल जाए आप वो ले लेना। ठीक है। दीपक बोला सर कॉपर भी तो मिक्स्ड होगा, ओनली गोल्ड कैसे? अरे कहानी है भाई, है ना, रियलिटी नहीं है। असल में तो कॉपर मिक्स करते हैं, तो 24 कैरेट का गोल्ड इस्तेमाल भी नहीं होता, बहुत सॉफ्ट होता है, टूट जाता है, तो कुछ ना कुछ उसमें मिक्स वैसे भी किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। ओके, थैंक यू सर जी। सर प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है? प्लेन मिरर का मैंने पूरी लंबी लिस्ट लिखवाई हुई होगी, वर्चुअल, इरेक्ट, m=1, उसमें 12-15 पॉइंट लिखवाता हूँ मैं। ठीक है। इज पोलराइजेशन बुक गुड फॉर एनवीएस एग्जाम? पोलराइजेशन नहीं है, वो पोलराइजर है। इट्स गुड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्स। उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको सिर्फ उस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता चलेगा, उससे मिलती जुलती और 10 बातें पता चलेंगी, वो सभी एग्जाम्स के लिए अच्छी है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी और वो दोनों में है। गोविंद बोलते हैं 154। अब क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 111। तो क्वेश्चन किताब कहाँ है? गूगल प्ले बुक्स फिजिक्स, क्वेश्चन नंबर 111। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर बीम? कैंटिलीवर बीम देखो क्या होती है। ये तुम्हारा घर है,
ये तुम्हारे घर का दरवाजा है, बारिश आ रही है, तुम दरवाजे पे खड़े हो, तो बारिश में तुम भीग ना जाओ और तुम्हें बारिश का आनंद भी लेना है, तो तुम अपने घर के यहाँ छज्जा बनवा लेते हो एक, ताकि बारिश बस यहीं तक गिरे। तो जो छज्जा बनवा लिया तुमने, वो इस तरह से एक बीम निकली हुई है, उसे बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। अब इसका उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है डाइविंग बोर्ड। अब डाइविंग बोर्ड क्या होता है? ये नीचे है स्विमिंग पूल और यहाँ पे ऐसे एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा होता है, वो जंप मारता है और पानी में छप करके घुस गया। तो डाइविंग बोर्ड कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल है। आंसर तो ए हो गया। बी ऑप्शन है ब्रिज, कोई पुल। अब ब्रिज में क्या होता है? लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सपोर्ट होता है, कि यहाँ से भी सपोर्ट है, यहाँ से भी सपोर्ट है, बीच में पानी है, ऊपर ब्रिज है। कैंटिलीवर में सिर्फ एक तरफ ही सपोर्ट होता है, यहाँ पर दूसरी साइड नहीं होता है, तो यहाँ पर दोनों तरफ सपोर्ट नहीं लगा सकते हैं। ब्रिज होता तो दोनों तरफ सपोर्ट होता, कैंटिलीवर में सिर्फ एक साइड होता है। सीसॉ, सीसॉ में बीच में सपोर्ट होता है, ऐसे करके। यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, उसमें बीच में सपोर्ट होता है। कॉमन बैलेंस, कॉमन बैलेंस पता नहीं होता ही क्या है। अपना आंसर ए है। 112, व्हाइल असेंडिंग अ हिल, एक पहाड़ पर चढ़ते समय द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल कीप्स द गियर रेशो, गियर रेशो कैसा रखता है? गियर रेशो से आंसर दिया हुआ सी, ग्रेटर देन 1। देखो गियर रेशो क्या होता है? गियर रेशो होता है आउटपुट स्पीड, नहीं, इनपुट स्पीड अपॉन आउटपुट स्पीड। तुम्हारा इंजन कितना जोर से घूम रहा है, वूं करके चल रहा है, और आउटपुट तुम्हारे टायर कितना जोर से घूम रहे हैं, आराम आराम से, धीरे धीरे। तो जब पहाड़ पर चढ़ाना होता है तो लोग छोटा गियर रखते हैं, लो गियर, गियर छोटा रखते हैं। तो ऐसे में जैसे पहले गियर में गाड़ी लगा रखी है तो पावर इंजन पूरी देगा, जोर जोर से घूमे जा रहा है, पर चढ़ाई है तो स्पीड धीरे धीरे कम होती है। तो ऐसे में ये है बड़ा, ये है छोटा, तो अपना आंसर है एक से ज्यादा, ग्रेटर देन 1। तो अपना आंसर सी, सी अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115, 115, मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड्स विद द स्टेशनरी अल्फा पार्टिकल। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, सॉल्व करना लगभग मान लो टाइम वेस्ट है पूरा। इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया तो बहुत सुभान अल्लाह प्यारा आंसर दिया हुआ है, पर बोर्ड पे कराना ये नामुमकिन सा है, ऐसे मान लो। इसको आप या तो आंसर रट लो, या फिर इन्होंने एक शॉर्टकट भी दिया हुआ है कि इसका शॉर्टकट कैसे करते हैं वो कर लो। बोर्ड पे कराने में तो 10 मिनट लग जाएंगे इसमें। पेपर में अगर ये एग्जाम आ जाए ऐसा क्वेश्चन छोड़ देना, ऐसे क्वेश्चन नहीं करना पेपर में। 115 वाला इग्नोर, बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, एसएससी ने पता नहीं क्यों दिया हुआ है। एसएससी ने ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, एक मेटल की बॉल है और एक रबड़ की बॉल है, दोनों का वजन बराबर है, दोनों को सेम स्पीड से फेंकते हैं दीवार के ऊपर, तो रबड़ की बॉल वापस आती है जबकि मेटल की बॉल वापस नहीं आती है। अच्छा, तो किसमें मोमेंटम ज्यादा बदला? तो जो टप्पा खा के वापस आई, तो उसको पहले गई थी मान लीजिए 10 के मोमेंटम से, वापस आई 10 के मोमेंटम से, तो परिवर्तन कितना हुआ? 20 का। मोमेंटम में चेंज कैलकुलेट करना सिखाया था मैंने आप लोगों को, संवेग में परिवर्तन सिखाया था, तो उसमें मोमेंटम में चेंज 20 का हुआ है। ये थी रबड़ की गेंद। वहीं स्टील वाली गेंद में उसने बोला कि वो जा रही है 10 से और टकरा के दीवार से रुक गई, तो चेंज कितना हुआ? परिवर्तन हुआ 10 का। तो रबड़ में चेंज ज्यादा होगा, ये अपना आंसर है, ए अपना आंसर है। ठीक है सर, यू के बी माइनस, यू कब माइनस में लेते हैं सिर्फ समझा दीजिए, और कौन सा मिरर लेंस में न्यूमेरिकल में? वेल अवनीश, यू हमेशा ही माइनस में होता है, यू इज ऑलवेज, ऑलवेज नेगेटिव। वस्तु सदा ही नेगेटिव दिशा में रखी जाती है। सर वेयर कैन आई फाइंड प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एनवीएस? एनवीएस के लिए अलग से मैंने कोई बुक वैसे मार्केट में देखी नहीं है, होंगी मार्केट में पर मैंने नहीं देखी है, तो मैं आपको फिर वो ये कि सजेस्ट भी नहीं कर सकता। सर व्हाई डोंट दे प्रोवाइड द हार्ड कॉपी ऑफ बुक? वो हार्ड कॉपी क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं? वेल उनका एक पेज पे एक क्वेश्चन होता है, तो अगर वो हार्ड कॉपी देंगे तो 800 पेज की इतनी मोटी किताब बनेगी, इतनी मोटी किताब। तो आप उसकी हार्ड कॉपी निकलवाना चाहें तो प्रिंट आउट ले लो, फोन में हर क्वेश्चन पे जाके स्क्रीनशॉट ले लो, 800 स्क्रीनशॉट लेना, दुकानदार के पास जाके 800-900 रुपए जितने में भी आपकी हार्ड कॉपी निकले आप निकलवा लेना। ठीक है, द मेन थिंग इज कि वो बुक अपडेट करते रहते हैं, इसलिए वो जानबूझ के हार्ड कॉपी नहीं देते हैं। आज अगर उनको कोई बुक में मिस्टेक मिलेगी तो
कल तक वो मिस्टेक करेक्ट हो जाएगी और आपके फ़ोन में भी वो मिस्टेक सुधर जाएगी। अपने आप वो पुश कर देते हैं करेक्शंस, जैसे ऐप अपडेट होती है ऐसे करते हैं वो। तो ऐसे में हार्ड कॉपी अगर आपने खरीद ली और उसमें अगर गलती है तो आपको गलती सुधारने के लिए नई हार्ड कॉपी खरीदनी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि पोलराइजर की किताब लेना फिर भी बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 121, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, ये मैंने करवाया था, दोनों बराबर होते हैं, इसके बारे में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 154, 154, ये ग्रेविटी से है। इफ देयर वर नो ग्रेविटी, यदि गुरुत्व नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी देयर फॉर अ फ्लूइड, तो द्रव में क्या नहीं होता। तो वैसे तो ये लिक्विड का फ्लूइड का चैप्टर है, हम वैसे करने वाले हैं चैप्टर के क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है विस्कोसिटी, तो ये शानता, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये अपना आंसर नहीं है, इसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं। सेकंड ऑप्शन सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, सरफेस टेंशन भी होती है। तीसरा है प्रेशर, प्रेशर मैं ऊपर आपको पढ़ा चुका हूं, प्रेशर भी बिना ग्रेविटी के हो सकता है। जैसे गुब्बारा, हमने देखा था गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर प्रेशर होता है, हालांकि वहां ग्रेविटी चाहे हो चाहे ना हो, तो प्रेशर भी हो सकता है। अपवर्ड थ्रस्ट, अब थ्रस्ट में इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ही पढ़ाने वाला हूं, उसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि जो थ्रस्ट होता है उत्प्लावन, वो होता है वी rho g, और उस फॉर्मूले में ग्रेविटी आती है, तो थ्रस्ट नहीं होगा अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो मेरा आंसर है डी, 154 का डी। 163, यहाँ तो कोई डाउट? सर आप कौन सी बुक से क्वेश्चन रीड कर रहे हैं? भाई इमरान, ये सवाल मैंने कल भी जवाब दिया था, आज भी जवाब दिया है। जब पढ़ा रहा होता हूँ उस टाइम कहाँ होते हो यार आप? किताब का नाम लिखा था मैंने आज बोर्ड पे, वीडियो पूरा रिवाइंड करके बीच में ढूंढ लो कि मैंने किस समय किताब का नाम लिखा था। दीपक बोलता है सर पिछली वीडियो एप्लीकेशन में शो नहीं कर रहा है, कल शाम को एक वो कल क्लास हुई थी, वो वीडियो दिखा नहीं रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। क्वेश्चन 154 पे आते हैं हम। 163, वाई इज वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड व्हाइल ऑर्बिटिंग इन द स्पेसशिप, अंतरिक्ष में भारहीनता क्यों होती है? तो स्पेसशिप में जितनी ग्रेविटी होती है उतनी ही एक्सेलरेशन होती है, त्वरण गुरुत्व की ही वजह से है। और ऐसे में वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg माइनस ma। अब चूंकि a और g बराबर है तो mg माइनस mg इज इक्वल टू 0, वेट 0 हो गया। ये तो होता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही आंसर ये है। कहीं कहीं किसी किसी किताब में सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता है या क्वेश्चन में, तो ऐसे में अपना आंसर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल, ये भी चल जाएगा। अगर ये दोनों के दोनों ऑप्शन में है तो फिर यही बेहतर आंसर है। 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है इनर्शिया यानी जड़त्व, ये आंसर नहीं है। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ये आंसर है, लिखा था मैंने। जीरो ग्रेविटी नहीं होती है, अंतरिक्ष में ग्रेविटी शून्य होती ही नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया है। डी ऑर्बिटल मोशन, वेल ऑर्बिटल मोशन तो है पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बजाय एक्सेलरेशन बेहतर आंसर है, तो अपना आंसर हो गया बी, 163 का बी। ठीक है, ये बोल रहे हैं ये कौन सा बैच है ये? दीपक, तपस, सुनील, गोविंद, ये वाला जो बैच है, अब ये बैच कौन सा है? राइट साइड वाला। आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, 172। वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून, हमें चांद का हमेशा एक ही हिस्सा नजर आता है, ऐसा क्यों? देखो ऐसा होता है, जैसे ये है धरती और धरती पर तुम खड़े हो, और ये है चांद। अब चांद का एक हिस्सा ऐसा है जो तुम्हें नजर आ रहा है धरती से, और चांद का एक हिस्सा ऐसा है जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। तो मान लो कैमरे वाली साइड चांद का पीछे वाला हिस्सा है, स्क्रीन वाली साइड तुम्हें धरती से नजर आ रही है। अब जब चांद यहां से 2 हफ्ते के बाद यहां होगा तो तुम्हें धरती से उसका पीछे वाला हिस्सा नजर आ जाता, दिख जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब चांद यहां से 2 हफ्ते बाद इधर आएगा तो दरअसल वो सिर्फ वहां से यहां नहीं आएगा, वो अपने चारों तरफ भी घूमता है, तो वो धरती से सिर्फ उसका वही हिस्सा नजर आता है। फिर चांद यहां से इधर आएगा, वो ऐसे घूम जाता है, वो खुद के भी चारों तरफ उतने ही समय में चक्कर काटता है जितने समय में वो धरती का चक्कर काटता है। इसलिए आप चांद के पीछे का हिस्सा कभी धरती से खड़े होकर देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो है सी आंसर है। इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, कि जितने समय में वो धरती का चक्कर काटेगा उतने ही समय में वो खुद का चक्कर काटेगा। सी अपना आंसर बिल्कुल सही है।
तो ये तो हो गए अपने आज के सारे क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे थे। तो ये बैच कब खत्म होगा? जब सिलेबस फिनिश हो जाएगा। नमन बोलते हैं 93 रुपीज की बुक मेरे पास एटीएम नहीं है। ओके। GD6 सर नेट स्लो की वजह से नहीं देख पाया, कोई बात नहीं। वेयर कैन आई फाइंड द प्रीवियस ईयर पेपर? से ठीक है। सर का मूड खराब लगता है आज। अरे नहीं, मूड खराब नहीं है। द होल थिंग इज कि अगर मैं एक बात 10 बार बता चुका हूँ फिर भी कुछ स्टूडेंट्स वही बात पूछते हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो शायद अटेंटिव नहीं है, कि मैंने फिर जो बताया वो बेकार हो गया, ऐसा लगता है कभी कभी मुझे। भावना बोलती है ओके, क्योंकि इंग्लिश का खत्म हो गया इसलिए पूछा। वेल भावना, जो सिलेबस है वो मैंने आपके ऐप में डलवा रखा है, जो इंट्रोडक्शन क्लास करके एक PDF है। आप उसमें ये देख लो कि कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं, जो जो टॉपिक बचे हैं वो होने वाले हैं। ठीक है, चलो देन सी यू नेक्स्ट टाइम, अगली बार मिलते हैं। बाय बाय।